बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया अरमगान और हम आपके लिए लाए हैं एक नया पॉडकास्ट सीरीज ब्रॉट टू यू बाय ई एजुकेटर्स, जिसका नाम है ई स्टेशन। एक ऐसा स्टॉप जहाँ पे कि आप जब लोगों की वो इंस्पायरिंग स्टोरी सुनेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैंने अपने आप को, अपने सेल्फ डिस्कवरी का मेरा जर्नी कहाँ तक है और क्या मैंने अपने आप को पहचाना है। जब भी आपके ज़िंदगी में ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो आपको कोई इंस्पिरेशन चाहिए होती है, और हम लाए हैं आपके लिए इंस्पिरेशनल स्टोरीज, ऐसी सच्ची खूबसूरत कहानियाँ जो आपके दिल और रूह को छू जाए। हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान है, बहुत ही खूबसूरत मेहमान है, जो कि सीईओ हैं एम्पावर आई की। इसके साथ साथ शी इज़ अ बिजनेस कंसल्टेंट और शी इज़ अ पीएचडी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम मिलते हैं डॉक्टर हुमैरा मुमताज से। वेलकम टू द शो। Thank you so much, Rabia, for honoring me for such a vibrant platform. बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट पे आके। आप एक ऐसी खातून हैं जो कि लोगों की जिंदगियां ट्रांसफॉर्म करती हैं, लोगों की जिंदगी को बदलती हैं। तो मुझे बताइए कि ये कैसा जर्नी आपका, ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी कैसा है आपका लोगों की जिंदगी को बदलने का? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ऑलमोस्ट लाइक 18 साल का एक्सपीरियंस है। शुरू का तो एक्सपीरियंस जॉब का ही एक्सपीरियंस है, 12 से 14 साल तक तकरीबन। और इंटरनेशनल भी है और नेशनल भी है। और 5 साल पहले मैं पाकिस्तान मूव हुई थी, तो तब मैंने सोचा कि कुछ ऐसा मुझे स्टार्ट करना चाहिए जिससे मैं खुद भी फ़ायदा उठा सकूं और दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। सो ये माइंड में कॉन्सेप्ट लेते हुए मैंने सोचा कि कुछ ऐसी अपनी वेंचर लूँ कि जिसमें हाउ कैन एम्पावर माई सेल्फ। तो उस सूरत उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैंने ये नाम सजेस्ट किया, एम्पावर आई का। और क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब तक आप खुद से खुद कफील नहीं होंगे और इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तब तक आप दूसरों को कैसे गाइड कर सकते हैं। तो अगर आप इस माशरे में बीइंग अ वुमेन, अगर आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें, तो यू हैव टू एम्पावर योरसेल्फ फर्स्ट, आई गेस। एब्सोल्युटली, जब तक आप खुद एम्पावर नहीं, आप किसी और को एम्पावर ट्रू, कर ही नहीं सकते। वेरी ट्रू। अगर आपकी इस 18 साल के जर्नी को अगर आप 3 अल्फाज में बताएं तो वो क्या होंगे? आई थिंक सो कि तीन अल्फाज हमेशा मेरे जो है ना क्लोज टू माई हार्ट रहे हैं। सबसे पहले जो है वो इनोवेशन, हम्म। सेकेंड नंबर कोलैबोरेशन, और थर्ड पे जो है मैं समझती हूँ एम्पावरमेंट। सो मेरी हमेशा से ये कोशिश थी कि मैं जो भी काम करूँ विद इनोवेशन, जिद्दत से करूँ, नया करूँ, कोई यूनिक करूँ जिसमें जो डिफरेंट हो दूसरों सबसे। से हट के। एग्जैक्टली, हाँ, दूसरों से हट के जो दूसरों से हट के काम करने का भी ना अपना एक नशा है, आई नशा होता थिंक। है, हाँ, बिल्कुल। और मजा भी उसी में ही आता बिल्कुल है, ऐसा। बिकॉज एक ऑर्थोडॉक्स किस्म का कॉन्सेप्ट माशरे में, सोसाइटी में होता है। हम्म। तो वही हमेशा चीज अपील करती है जो एक डिफरेंट होती है। तो मेरी हर के पहले प्रीवियसली जॉब में जितने भी इनिशिएटिव्स या प्रोजेक्ट्स थे, उसमें मैंने इनोवेशन को सबसे ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटाइज किया। उसके बाद कोलैबोरेशन के बगैर ये इनोवेशन पॉसिबल ही नहीं हो सकती। आई थिंक सो कोलैबोरेशन इज द की ऑफ सक्सेस ऑफ द True. एनी ऑर्गेनाइजेशन। And at the end, when you get this innovation and collaboration, then you could be able to empower. So empower तभी मिलता है जब आपको इन चीज़ों से सेटिस्फेक्शन होती है। अच्छा, ये जो एम्पावर है ये बहुत ही खूबसूरत एक नाम है, और मुझे बताएं कि इसके पीछे स्टोरी क्या है, हम जानना चाहेंगे। अच्छा, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, राबिया। क्योंकि जब मैं यहाँ पे मूव हुई थी आज से 5 साल पहले पाकिस्तान में, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जॉब सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन में ना, एक तो हमारा फ्रेम ऑफ माइंड ये है कि हमने जहाँ भी जाना है, बीइंग वर्किंग वुमेन, मुझे जॉब करनी है। तो मैं हर जगह पे अप्लाई कर रही थी जब, और मेरे लिए बड़ा एक चैलेंज था, बिकॉज एक डिफरेंट कल्चर से आना और फिर यहाँ पे एडजस्ट होना, फिर सब चीज़ें जो है वो स्क्रैच से शुरू करना। और बहुत सी जो मेरा जो एक्सपीरियंस था, तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के कंपैटिबल भी नहीं था, इन अ सेंस के बहुत से लोग समझते थे कि मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ उस पोस्ट के लिए। सो ये सब चीज़ें थी कि जो मेरे लिए बहुत चैलेंज थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो मैंने सोचा कि मैं खुद क्यों ना कोई काम स्टार्ट करूं जो कि इन सब चीज़ों को कवर अप कर सके, मेरी क्वालिफिकेशन को भी मैच कर सके, मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी दे सके, और मैं सोसाइटी में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट भी कर सकूं। क्योंकि आप जब सारी ज़िंदगी एक्सपेक्ट रहते हो, तो जब आप
आपके दिल में ये होता है कि आप कुछ करो तो अपने मुल्क के लिए कुछ करो, क्योंकि बाहर रहते रहते आप हमेशा सेकंड सिटीजन ही होते हैं जहाँ भी आप रहते हैं। तो पाकिस्तान में आने का मकसद यही था कि कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा किया जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं एक वेंचर शुरू करूं, अपने एक्सपर्टीज़ के साथ लोगों को गाइड करूं। और यही जो आइडिया था मेरे जहन में आया, और फिर मैंने एम्पावर आई का नाम जो था वो सजेस्ट किया अपने वेंचर के लिए कि मैं पहले खुद से जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दूं एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, एज अ मैनेजमेंट ट्रेनर। और उसके बाद फिर मैं जितने भी बाकी लोग हैं उनको मैं गाइड कर सकूं, मेंटोर कर सकूं, हेल्प आउट कर सकूं। सो इसीलिए दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पावर। आई इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर माई सेल्फ। for yourself. Very interesting. आप बहुत से लोगों को एम्पावर करती हैं, वो अपने ट्रेनिंग्स के थ्रू, सेशंस के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू। तो मुझे ये बताइए कि आपका अपना पर्सनल क्या पर्सपेक्टिव है एम्पावरमेंट को लेके? देखिए, एम्पावरमेंट का जिस तरह मैंने आपको पूरा एक्सपीरियंस बताया है कि एम्पावरमेंट तभी होती है जब आप अपने डिसीजन पे इंडिपेंडेंट हो। अच्छा, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जॉब होते हैं, जब आप एम्प्लॉई हो, जॉब करते हैं, जब आप एम्प्लॉई होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपनी टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन के हवाले से, क्योंकि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपके जहन में आइडियाज़ होते हैं, लेकिन आप मूव अराउंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक जो ऑर्गेनाइजेशन है या इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी चेन ऑफ कमांड इतनी ज़्यादा होती है कि आपके आइडियाज़ ऊपर पहुंचते पहुंचते ही रास्ते में ही जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन मिलती है। लेकिन अगर आप अपना खुद से काम शुरू करते हैं तो आप इंडिपेंडेंट होते हो अपने डिसीजंस में, आपके सामने कोई हर्डल्स नहीं होते, आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होते, आप इजीली जो है ना मूव ऑन कर सकते हो। आप बड़े फ्लेक्सिबल होते हो अपने टाइमिंग्स में, अपना टाइम अच्छा मैनेज कर सकते हो, अपने डिसीजंस को, अपने गोल सेट कर सकते हो सबसे ज़्यादा। क्योंकि अगर आप जॉब में अगर आप काम करते हो ना तो आप अपने गोल सेट करते हो जॉब के विजन, ये एम्प्लॉयर के विजन और मिशन के अकॉर्डिंगली। लेकिन जब आप अपना काम करते हो तो आपके अपने गोल्स होते हैं, आप फिर उसी में जो है ना एक्सेल करते हैं। अच्छा हमारा, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपकी बात सुन के कि जैसे जो आइडियाज भी होते हैं वो एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। अगर आप छोटे बच्चा, जैसे वो शरारती होता है, फुल ऑफ लाइफ होता है, वो कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ता है, भागता है, लेकिन जब उसको रोका जाता है ना तो उसकी वो एनर्जी खत्म हो जाती है, वो पैशन खत्म हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे आइडियाज भी हैं, दे आर लाइक आवर बेबीज। बिल्कुल, तो हमें उनको भी फ्लरिश करना है, उनको नरिश और वो करना तभी फ्लरिश होंगे ना जब आप उनको प्रॉपर फूड, है। हाँ, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशियस, लाइट और स्पेस एंड ब्रीथ एयर, फ्रेश एयर दोगे आप। अगर आप वो सब चीजें नहीं दोगे तो वो Suffocated कैसे? होगा तो। एग्जैक्टली। तो एक सफोकेटेड एनवायरनमेंट में जिसमें आपको डिसीजन ही नहीं ले सकते और आपको हर दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको महीनों महीनों घंटों घंटों वेट करना पड़ता है। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप खुद से ऐसा काम करें बेस्ड ऑन योर। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पास जो स्किल और पैशन है ना, आप उसको ही आगे लेकर चलो। मेरे पास बहुत सी राबिया खवातीन अक्सर मुझसे जब डिस्कशन होती हैं उनकी, तो वो हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से बात करती है। मैं उनसे पूछती हूँ कोई बिजनेस वुमन है या कोई एंटरप्रेन्योर है, तो मैं उनसे पूछती हूँ जब भी कि आप क्या बिजनेस करती हैं, तो वो कहते हैं मुझे ये बहुत अच्छा लगता है तो मैं ये बिजनेस करती हूँ। तो वो अपने पर्सपेक्टिव से देख रही होती हैं, उनको अच्छा तो लगता है और वो कर भी बहुत अच्छा सकती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो किस तरीके से उस चीज़ को लेकर मार्केट में जाएं। फिर मेरा ख्याल है कि वो खवातीन उसको ट्रेडिशनली उसी तरह लेके हाँ, चल रही होती है, लेकिन उनको जिस तरह इनोवेशन का भी आई थिंक नहीं आइडिया होता। और वो एक ही चीज जो है ना वो हर कोई बना रहा होता है। अगर लेट सपोज कोई भी बिजनेस, अगर फूड का बिजनेस अगर एक ने शुरू कर दिया है तो आप सोचे लाइन लग जाती है, हर कोई कॉपी फॉर्म हो जाता है ना Exactly. आइडिया। लेकिन आई थिंक जो एग्जीक्यूट करता है फर्स्ट टाइम, जिसका आइडिया होता है, जितना अच्छा बोल के चल सकता है, आई थिंक कि बिल्कुल। वो कॉपी वाली चीज में ओरिजिनलिटी की बात होती है, ओरिजिनलिटी की बात होती है। जो जो चीज आइडिया क्रिएट करता है वो बेहतर तरीके से समझता है कि वो उसने इस आइडिया को जनरेट करने के लिए कितना सोचा है। एक क्रिएटिविटी थी उसके माइंड की ना, जो उसने उस आइडिया को सोचा और इस पोजीशन या लेवल तक ले आया।
तो मैं हमेशा ख़वातीन से यही कहती हूँ कि जब भी वो कोई काम करे तो दे शुड सेट देयर गोल फर्स्ट, कि उनका क्या गोल होना चाहिए, और उसके बाद जो है ना वो उस पर इम्प्लीमेंट करें। आई थिंक गोल के साथ साथ विजन बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी विजन है, आपका बहुत जब तक ज़रूरी है, नहीं आपको पता बहुत कि ज़रूरी आपने है। 10 साल के बाद आप एग्जैक्टली, कहाँ खड़े हैं, कि एग्जैक्टली, 5 साल के बाद आप कहाँ खड़े हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। माइलस्टोन सेट होने चाहिए, बिल्कुल तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा। अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हर इंसान की जिंदगी में एक डिफाइनिंग मोमेंट आता है जब वो ये सोचता है कि अब मुझे ये करना है, तो वो एक फैसला लेता है। तो आपकी जिंदगी में ऐसा कोई फैसला, कोई मोड़ आया हो? अच्छा, जिंदगी में बहुत से ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट जो मैं समझती हूँ, आज से 5 साल पहले जब मैं आई थी तो मैं बहुत डिमोटिवेटेड थी पाकिस्तान के हालात देखकर, और ये सब चीज़ें, मेरा जो है फाइनेंशियली भी थोड़ा सा स्टेबल नहीं थी। तो वो चीज़ें थी, मैं हर अपने सोशल सर्कल पे मैंने मूव किया, और अपनी क्वालिफिकेशन को लेकर या अपनी एक्सपर्टीज को लेकर जब भी मैंने किसी से बात की अपने जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे रिजेक्शन मिली हर जगह से। आई डोंट नो व्हाई, कि वो चीज़ या वो जगह मेरी डेस्टिनी में नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे रिजेक्शन मिल गई थी। तो इन सब फेलियर्स के बाद ना, तो मुझे ना एकदम से ना ख्याल आया कि आई शुड डू समथिंग, कि जो मुझे मोटिवेट करे, कि मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत ही ना हो, मेरे पास अपना इतना अच्छा एक एक्सपर्टीज है, तो मैं क्यों ना वो यूज़ करूँ। सो इन सब चीज़ों को लेके मैं समझती हूँ कि वो जो पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का, कि उसने मुझे आज मैं जिस मकाम पे खड़ी हूँ, आई थिंक सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई टुक द इनिशिएटिव। अपने वेंचर का जो किया, फिर 1 साल मैंने बहुत एग्रेसिवली इसमें काम किया, अपने आप को यानी अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश किया। तो शुरू शुरू में तो जाहिर सी बात है कि हर एक को स्ट्रगल करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत जो है ना वो रायगा नहीं करता। आप अपनी एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ कोई काम अगर शुरू करते हैं, तो आई थिंक सो अल्लाह ताला विल गिव इट्स रिवॉर्ड टू यू एट एनी टाइम। अच्छा, आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल जो जर्नीज हैं, जो लोगों की आपने लाइफ ट्रांसफॉर्म की हैं, उसमें कोई ऐसी कोई स्टोरी जिसने आपको गूज बम्प्स दिए हो, कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन? यार बहुत से मेरे असल में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों उसमें हैं। जहाँ मैं पाकिस्तान में होती थी, तो आपने एक यूनिवर्सिटी थी यहाँ पे, उस टाइम पे इस्टेब्लिश हो रही थी, तो आई वाज द पायनियर इन एस्टेब्लिशिंग दैट यूनिवर्सिटी। और ये बड़ा एक वो होता है, एक आप सोचने के एक आपकी अचीवमेंट होती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बन रही होती है, तो जब उसका आप पार्ट होते हो, तो जब आप उसको देखते हो फ्लोरिश करते हुए, तो वो आपको बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन बट एक यूनिवर्सिटी है, और आप सोचो उसका जो है ना, मैंने आई वाज द पायनियर इन एस्टैब्लिश इन दैट टर्म, के उसका जो फर्स्ट एडमिशन फॉर्म था वो मैंने बनाया था। अच्छा। अपने हाथों से। आई स्टिल रिमेम्बर, आज से मैं 20 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा। और उसका फर्स्ट एडमिशन मैंने किया था वहाँ पे, बीइंग इन द मैनेजमेंट। और इसके अलावा उसका फर्स्ट फैकल्टी मेंबर मैंने हायर किया था वहाँ पे। अच्छा। और वो 5 साल का अरसा था उस यूनिवर्सिटी में मेरा। तो फ्रॉम दैट स्टेज टू दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी इन द पंजाब असेंबली, सो वो सारा प्रोसेस जो है ना, वो आई वॉज विटनेसिंग ऑल दोज थिंग, आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट। तो वो मेरे लिए एक बड़ी, आप कह सकते हैं, माइलस्टोन है मेरी लाइफ का, कि अब मैं उस यूनिवर्सिटी को देखती हूँ तो एस्टेब्लिश, तो मैं कहती हूँ ये तो मेरा बेबी है। हाँ। इसको तो मैंने अपने हाथों से जो है ना 20 साल किया का हो था। गया। और आप सोचो कि अभी रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट मुझे मिला, पेशावर में मैं गई थी, तो वहाँ पे तो मैं उसको नहीं जानती थी, लेकिन उसने जब मुझे देखा, उसने कहा मैडम आप वो यूनिवर्सिटी, मैंने कहा आप कौन? तो कहते हैं कि मैं आपका स्टूडेंट था वो उस यूनिवर्सिटी। मैंने कहा अच्छा। तो इतनी खुशी होती है कि हाँ। अगर कोई आपको 20 साल तक से पहले आपको जानता हो और अभी भी आपको याद याद है, रखे, बहुत बड़ी याद बात है। रखे, तो वो एक बड़ा मेरी जिंदगी का, मैं समझती हूँ, एक माइलस्टोन था। फिर जब मैं राबिया गई, वहाँ पे बाहर गई थी, तो वहाँ पे भी मेरा ये होता है ना कि हमेशा कुछ, आपको मैंने बताया था, इनोवेशन करना, इनोवेशन से कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेना। तो वहाँ पे भी मैंने वहाँ पे उन दिनों मसले चल रहे थे, कोई ऑयल क्राइसिस के, गल्फ की मैं बात कर रही हूँ, एक कंट्री है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने
इनिशिएटिव लेके वहाँ पे एज पर देयर विजन ऑफ दैट कंट्री मैंने कुछ ऐसा कोर्स डेवलप किया था टू हेल्प देम इन देयर इकोनॉमी। सो वो कोर्स जो था वो इट्स स्टिल इम्प्लीमेंटिंग इन ऑल ओवर ओमान। उसकी जो थी ट्रेनिंग जो थी मैंने दी थी फैकल्टी को, इट्स स्टिल इम्प्लीमेंटेड। तो वो बड़ी खुशी होती है। तो फिर उस बेसिस पे मुझे फिर रोल ऑफ ऑनर भी ओमान गवर्नमेंट से मुझे मिला था। तो वो भी मैं समझती हूँ कि मेरी जिंदगी का एक माइलस्टोन है इंटरनेशनली। वाओ। अच्छा, आप माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एनालिस्ट हैं, तो आपकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है इसको लेके आप किस तरह से जो लीडरशिप है इसको ब्लेंड करती हैं? अच्छा, आपको पता है आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी के बगैर तो आप सांस रह भी नहीं नहीं रह ले सकते। सीरियसली। हम बैठे हुए हैं आपके पॉडकास्ट में, विदाउट टेक्नोलॉजी इट इज नॉट पॉसिबल। तो आजकल के दौर में, और मैं समझती हूँ आज से 10 साल बाद भी तो इंसान तो कम हो जाएंगे और टेक्नोलॉजी ही रह जाएगी। और इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल इन अ सेंस है कि आपके जो बहुत से काम है ना, जो घंटों के काम थे वो मिनटों में हो जाते हैं। क्योंकि जब से ये एआई का कॉन्सेप्ट आया, आपको खुद पता है कि आप लाइफ के लिए कितनी इजी हो गई इजी है। हो गई है वाकई। पहले हम घंटों लगाते थे कोई भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना है, वो आपको मिनटों में मिल जाता है। तो आई थिंक सो कि ये तो बहुत अमेजिंग एक है आजकल के दौर में। और इन फ्यूचर भी ऐसे ही लग रहा है कि इंसान कम हो जाएंगे और मशीनें ज्यादा हो जाएंगी, ऐसा ही फील हो रहा है। अच्छा, यहाँ जो अभी आपने फ्यूचर की बात की, तो आप मुझे बताएं कि 3 मस्ट हैव स्किल्स ऐसे कौन से हैं जो कि हमें आइंदा 10 सालों तक रेलेवेंट रखेंगे टेक्नोलॉजी के हिसाब से? आई थिंक सो एआई इंटीग्रेशन इज रियली इम्पोर्टेंट हर चीज में, जो है ना। आजकल तो एकेडमिक सेक्टर में भी राबिया, अब तो उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि आप यू कैन इंक्लूड चैट जीपीटी इन योर रिसर्च पेपर एज अ तो डेवलप कर लिया। एग्जैक्टली। तो आई थिंक सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बेसिक स्किल्स तो आनी ही चाहिए आपको, जो कि आप हर किसी को अपने काम को फैसिलिटेट करने के लिए। और आपको पता है ये जो डिवाइस है ये आपको हर चीज़ सिखा सकता है। सो इसके ज़रिए तो कोई मसला ही नहीं है। और मेरा ख्याल में आजकल के जो बच्चे हैं वो हमें हमसे ज़्यादा उनको नॉलेज होती है कि इसको किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। और मैं समझती हूँ कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है हम उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है। वो इस एरा में पैदा हुए जेंसी में उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, उनको ज्यादा पता है। बल्कि मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंगली बताती हूँ कि मैं अपने बेटे के साथ, उसका यूट्यूब का था, वो काम कर रहा था, चैनल था। तो उसने कहा कि मामा आप मुझे, मैं आई एम वेरी गुड इन ग्राफिक डिजाइनिंग, तो उसने कहा मामा आप मुझे वो थंबनेल बना दें। तो मैंने अपने हिसाब से जो है ना बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा बनाया थंबनेल। तो उसने कहा मामा ये क्या है, ये क्या चीज है इस तरह। तो बच्चों के जो माइंड सेट है ना, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम। सो उसको ना समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए भी, बिकॉज हम समझते हैं कि अगर आपने नहीं समझा तो फिर आप उनके साथ चल नहीं सकते शूज में जाके। कम्युनिकेशन गैप ही आपका तभी आता है कि आप एक दूसरे की चीजों को समझ ही नहीं सकते। बिल्कुल। एज अ मदर आप क्या एडवाइस करेंगी बाकी जो देखने वाली मदर्स हैं उनको, कि आजकल जैसे जेंजी का आपने जिक्र किया, तो कैसे अपने बच्चों को हमें लेके चलना है ताकि हमारी उनके साथ एक बॉन्डिंग बनी रहे। उनको ये ना लगे कि हमारे पेरेंट्स डाम बने। हाँ नहीं बिल्कुल। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, शुरू में ना आपको मजे की बात बताऊं कि मेरे लिए भी बड़ा प्रॉब्लम था इस सब चीजों को। अब क्योंकि हमारे माइंड सेट राबिया थोड़े डिफरेंट है ना, हम बड़े सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट से आए हैं, हम बड़े ओबीडिएंट थे, हमने पेरेंट्स की हर बात मानी है। तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि बच्चे भी हमारे हर बात मानेंगे, जो भी हम कहेंगे चाहे वो गलत हो या सही हो तो वो मानेंगे। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों को उनके जनरेशन, उनकी एज के हिसाब से उनको डील करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए। अब वो मेरे जो दोनों बच्चे, एक बेटा है और एक बेटी है, वो आपस में जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो बहुत सी ऐसी लैंग्वेज होती है तो जो मुझे समझ नहीं आती। तो फिर मैंने सोचा कि विद द पैसेज ऑफ, और फिर जब वो मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी कन्वर्सेशन में मैं जंप इन करूँ और मैं यानी पार्टिसिपेट करूँ, तो वो मुझे ना बिल्कुल ऑब्सोलीट समझते हैं कि आपको तो समझ ही नहीं आएगी। तो देन आई स्टार्टेड आस्किंग राबिया फ्रॉम देम कि अच्छा इसका क्या मतलब है, आप मुझे बताओगे या मैं खुद से सर्च कर लूँ। तो देन आई एम गेटिंग टू नो दैट व्हाट वर्ड्स दे आर यूजिंग फॉर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। सो इस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि देखो मेरी जो मदर है वो शी इज ऑल्सो लाइक अस,
हाँ वो डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट नहीं है वो एक डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट जनरेशन की, हाँ बट वो शी इज सो मच इंटरेस्टेड कि हाँ वो चीजें वो समझ रही हैं। तो बच्चों को ना उनकी लैंग्वेज में जाके, उनके मेंटल लेवल पे जाके उनको डील करना चाहिए मेरे ख्याल में। मेरा ख्याल है कि बच्चे आजकल के जो है ना, हम उनके ऊपर अपनी मर्जी नहीं थोप नहीं कर सकते। सकते आप। हमें हमें उनके साथ उनके बराबर चलना है हाँ, क्योंकि आजकल के बच्चे ना रीजनिंग मांगते हैं, जस्टिफिकेशन मांगते हैं कि अगर आप हमें ये कह रहे हैं तो इसकी क्या, व्हाट इज द गुड रीजन फॉर दिस। जी उनका सिर्फ ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद हमें भी अपना रीजन भूल जाता है बिल्कुल कि ऐसे ही हमने है, क्यों बिल्कुल हम किया, हम क्या चुप ना, हो जाते हैं, हम चुप हो स्पीचलेस हो जाते जाते हैं, हैं। स्पीचलेस हो जाते हैं कि हमने क्यों पूछा यार, हमारा क्या मकसद था। सही हम बात है, अपने आप को एवेल्युएट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है तो मेरा ख्याल में बच्चों के साथ उनकी लैंग्वेज में स्पेशली, और उनकी लैंग्वेज में ही, क्योंकि जो ये वाले बच्चे जो हैं, ये तो डिजिटल दौर के बच्चे हैं, इन्होंने तो बिल्कुल। आंखें खोलते ही मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर देखे हैं। मोबाइल तो फोन्स में हम उसको कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं हमारी जो जनरेशन से, क्योंकि हमने तो अपनी सारा बचपन जो है फिजिकल एक्टिविटीज में फिजिकल एक्टिविटीज, और फिर हम लोगों ने प्रोग्राम्स करने होते थे, कभी कुछ कर रहे हैं, स्किट्स कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। कर रहे हैं। और मैं वो सुबह गेम्स ही डिफरेंट थी, अब वो आजकल का तो बच्चा मैं सोच सुबह भी भी नहीं मेंशन सकता। कर रही थी अपने घर में, मैं अपने बच्चों को भी बता रही थी कि मैंने कोई गेम ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं हाइटेड थी, तो कोई गेम ऐसा नहीं था कि जो मैंने खेला ना हो। मैंने कहा क्या नेटबॉल हो गया, क्या बैडमिंटन हो गया, क्या लॉन्ग जंप हो गया, क्या डिस्कस थ्रो हो गया, हर चीज हमने खेली है। इवन आपको याद होगा कि हम वो भी करते थे, मुझे पीटी करते थे, पूरा हाँ वो प्रॉपर भी पूरा लेसन होता था लेसन उसका। होता था। और उसके अलावा हम एनसीसी करते थे एनसीसी पूरी। बिल्कुल, तो बारिश हो रही है या तूफान है, हाँ, हम खड़े हैं, खड़े हुए हैं, बिल्कुल हम काले खड़े हैं, स्याह हमारे हाँ रंग हो बिल्कुल। जाते थे, लेकिन हम लोग करते थे। तो मैं अपने बच्चों से यही कहती थी कि हमने तो हर हर चीज की फिजिकल है, एक्टिविटी हाँ की हुई है, और बिल्कुल इसीलिए अभी तक हम सरवाइव कर रहे हैं। तो सही ये बात है। बच्चे तो बेड से उठते हैं तो सोफे पे, सोफे पे अच्छा, से उठते अगर हैं तो आपने बेड से। डॉक्टर मैंने ये देखा हो कि जो हमारी जनरेशन थी ना, वो उसके पास बहुत सारी चीजें नहीं थी, और वो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट थी जो अब हम देख रहे हैं, हम्म, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, आई थिंक ये वो जनरेशन ही है हम्म, जिसने ये चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में ये चीजों को फील बिल्कुल। करते थे कि लैक कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये सारी चीजें उसी एक जनरेशन ने ही शुरू की है ना, हम्म, और फिर उसको अब रिफाइन होती जा रही है विद हाँ पैसेज ऑफ टाइम। बिल्कुल। ऐसा ही है कि हर दौर में इनोवेशंस तो होती होती रहती रही हैं, है। होती रहती हैं। आप देखें, एक वक्त था कि हम जो मूवीज जो थे वो सिनेमास में देखते थे। ये हमारे पास, इफ यू रिमेम्बर, वी हैव हैविंग दैट वीसीआर होता था हमारे पास, उसमें हम हमें तो परमिशन ही नहीं होती एग्जैक्टली थी। देखते थे। तो अब देखें ना, द टाइम हैज चेंज। अब आप हर वो चीज जो हम करते थे वो ऑब्सोलीट हो गई है, और उसकी जगह नई उस चीज ने ले वो ली अब है। तो इजीली एक्सेसिबल है ना चीजें। हाँ पहले तो मतलब आप देखिए कि आपको एक वीसीआर हाँ लगाना है, हाँ, लाना है, बिल्कुल उसको ऐसे ही लगाना है, है। और फिर देखना है कि कोई डांटना पड़ जाए। बिल्कुल आजकल तो एक क्लिक पे हर चीज आपके बच्चे बिल्कुल के पास है। ऐसे ही है। और देखें आप, ये देखें टेक्नोलॉजी कितनी नजदीक हो गई है। पहले देखें हमारा डिस्टेंस पे हम हर चीज देखते थे, अब वही डिस्टेंस वाली चीज हमारे पहले, उसके बाद हमारे लैब पे आ गई, लैपटॉप की फॉर्म में, कंप्यूटर की फॉर्म पे, फिर लैपटॉप से भी उसने जंप किया हमारे पाम में, हाँ हमारे हाथ में हाथ आ में आ गए। गई, अब तो सुना है कि अब आंखों में भी आ जी आंखों में आ जाएगी। चुकी है। तो अब क्या रह गया। मैं बिल्कुल, अब सोचती तो हूँ, ग्लासेस आ गए हैं जो आप लगाएंगे। अब तो मैं यही सोचती हूँ कि अब तो काफी खतरनाक अब दौर काफी आने वाला है, आई खतरनाक दौर थिंक आने सो। वाला है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जैसे आपका एम्पावर आई का जो जर्नी था, इसके साथ साथ आपका मदरहुड का जर्नी जो था, वो जी कैसा रहा आपका, जी। दोनों जर्नीज जो में मदरहुड का जो कितने चैलेंजेस आए हाँ, ये आपकी तो लाइफ में? चैलेंजेस, ये फुल ऑफ, अभी तक ही बीइंग मदर, आप समझते हो कि जब तक आपके बच्चे जो है इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते तो ये एक चैलेंज ही होता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज थ्रू आउट, मैं वर्किंग वुमेन ही रही हूँ। तो लेकिन मैंने कभी बच्चों का जो है ना वो उसको वो नहीं लिया एज अ, मेरे लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं था, क्योंकि वो इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। हाँ और मेरे टाइम पे तो, मैं जब पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ होती थी, तो उससे मुझे बड़ा सपोर्ट मिलता था कि मैं अपने बेटी को, जब छोटी थी तो उसको उनके पास छोड़ के, साथ एक उनकी वो होती थी, मेड होती थी, वो टेक केयर सब करती थी, लेकिन एटलीस्ट उनकी सुपरविजन होती हाँ, थी मदर सुपरविजन में। बहुत जरूरी है। तो आज तो ये इससे मुझे बड़ा सपोर्ट मिला कि मैं
इजीली मैं आई कुड मैनेज माई वर्क एंड विद माई किड्स। और मुझे याद है कि जब मेरी बेटी, आप सोचे 40 डेज की थी, आई स्टार्टेड गोइंग बैक टू माई वर्क। 40 डेज की मैं उसको छोड़ के जाती थी, और मैं इस तरह मैनेज करती थी राबिया के सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग उठना, उसको तैयार करके फीड वगैरह करवा के उसको मैं मेड के पास छोड़ के होती थी। मदल्ला वो एज एज की थी तो इतना ज़्यादा तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट वो सुपरविजन उनकी होती थी। और उसके बाद फिर मुझे जॉब से बीच में ना 1 घंटे की ब्रेक मिलती थी, तो मैं फिर दोबारा आती थी अपनी बेटी को फीड करवा के, फिर इस तरह से जाती थी। तो ये कोई आसान आसान जो नहीं होता कि बच्चों को आप being a mother, एग्जैक्टली being a आप working mother, वर्किंग मदर जो है वो challenges चलता आप करें, तो ये लेकिन मैंने किया था इसके सारा। अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी एक मॉम गिल्ट रह जाता है बिल्कुल रह जाता है, वर्किंग बिल्कुल। मैं कंपैरिजन तो करती उसको हूँ। आप कैसे ओवरकम करती हैं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि अल्लाह ताला ने हर एक के लिए ना कंपनसेशन रखी हुई है मेरे ख्याल में। देखें, बहुत सी ऐसी दुनिया भर में ऐसी खवातीन हैं जो घर रह के भी बच्चों की उस तरह से परवरिश नहीं कर पाती, जो कि बाहर की खवातीन हैं जो ना होते हुए भी वो परवरिश कर देती है ना। ये हाँ। हर जगह के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आप खुद बीइंग अ वुमेन अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आप इसको एक्सक्यूज़ ना लें कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं बहुत बाउंड हो जाऊंगी, पता नहीं मेरे हस्बैंड मुझे इजाज़त देते हैं कि नहीं देते, मेरे बच्चे हो जाएंगे तो फिर वो मैं उनको कहाँ छोड़ूंगी, मुझे गिल्ट रहेगा। सब चीज़ें जो होती हैं हो जाती हैं, सब चीज़ें मैनेजेबल होती हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज। आप अपने रिश्तों को कैसे रखती हो, अगर आप अपनी जॉइंट फैमिली में रह रही हो, आपने उनके साथ किस तरह से रिलेशन रखा हुआ है, वो किस तरह आपको सपोर्ट करें, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, आई थिंक सो। अच्छा, अभी आपने जैसे फेलियर की बात की अपने करियर को लेके, जैसे आपने कहा कि फेलियर्स भी आपने देखे हैं। मेरा ख्याल है कि फेलियर से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। हैं। तो ऐसे लोग जो कि अभी अपनी प्रोफेशनल जर्नी में कहीं स्टक हुए हुए हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? यार मैं तो यही एडवाइस करना चाहूँगी। देखें, हर चीज़ को स्टार्ट करने के लिए राबिया आपको एक पैशन होना चाहिए। देखो, ये सब चीज़ें आपके इनसाइड इनर से आती हैं। आपने ये डिसाइड करना है कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो इन एनी केस यू हैव टू फेस द चैलेंजेस, चाहे आप इधर होंगे या उधर होंगे। घर बैठ के भी तो आपको कितने चैलेंजेस होते हैं राबिया, बिल्कुल। घर बैठ के भी तो कितने चैलेंजेस होते हैं, इन टर्म्स ऑफ अपब्रिंगिंग योर चिल्ड्रन, इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग योर होम, इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग योर रिलेशन। सो मेनी चैलेंजेस आर एट होम। सो आई थिंक सो, मैं ये समझती हूँ कि वर्किंग वुमन का ये फायदा होता है, एटलीस्ट यू विल गेट योर ओन टाइम टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर घर का जो स्टफ है। एग्जैक्टली, आपको एक अपना टाइम अपने लिए मी टाइम होना चाहिए। चाहे वो टाइम आप अपनी कोलीग्स के साथ गुजारें, चाहे आप वो वर्किंग एनवायरनमेंट में गुजारें, चाहे वो आप हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा जिसके साथ भी आप बेहतर समझती हैं, आपको निकालना ज़रूर चाहिए। और इन चीज़ों को एक्सक्यूज़ नहीं बनाना चाहिए कि मेरे बच्चों का क्या होगा, इनके अंदर कोई शॉर्ट कमिंग्स ना रह जाए। मैंने बहुत सी ऐसी औरतें देखी हैं, उनके बच्चे माशाल्लाह दे आर इन अ गुड पोजीशन नाउ एंड ऑल ऑफ देम दे आर वर्किंग वुमेन। ऐसी भी खवातीन हैं जो घर में बैठ के भी अच्छे बच्चों की वो तरबियत करती है। दोनों सर्कमस्टेंसेस एक जैसे होते हैं, सबका अपना अपना होता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट। अच्छा, हम थोड़ा सा सीरियस हो गए तो अब हम एक रैपिड फायर करेंगे राउंड, जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आप उसका जो आपके दिमाग में आएगा आंसर वो आप इस वक्त कर लें, ठीक है? सो माउंटेन्स और बीचेस? बीचेस। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? अर्ली बर्ड। बुक्स और पॉडकास्ट? बुक्स, आई थिंक सो। ओके, फर्स्ट जॉब यू एवर हैड? आई थिंक आपने भी थोड़ा पहले जिक्र भी किया था, पर फिर फर्स्ट जॉब in terms of professional, yeah, university job. Okay, one skill you wish to had mastered? Master, I One also, skill. One skill one skill you wish to have mastered. I अभी आपने किया नहीं है, I but you think so. wish to. I wanted to do something in IT, AI, something like that, because आजकल ट्रेंड ये है, शायद इसलिए भी because मैं खुद भी ये जो मेरी जो कंपनी है उसमें कुछ जगहों में मैं stuck हो जाती हूँ just because of the lack of few things. I think so. I should master on those things. The answer is AI. Okay, the most used app on your phone?
I guess WhatsApp. Okay. A book that changed your life. Yeah, there are a lot of books. I think so. Quran is the book which Yeah. has changed my life, and which Hospital yeah, Guide. exactly, which gave me the right direction. Or True. yeah. Okay. If you could have dinner with three people, dead or alive, who would they be? Oh. मुश्किल क्वेश्चन मुश्किल पूछ लिया क्वेश्चन है. दिस इज अ मुश्किल क्वेश्चन इज बिकॉज हस्बैंड के साथ तो रोजाना डिनर के साथ बच्चों के साथ भी किया जाता है. ऐसे ना जिनके साथ आपको ना करना मिले and you wish to. आई थिंक सो राबिया, आई थिंक सो मी एंड यू शुड Okay. Go for it. Lunch तो नहीं करनी है, dinner भी करेंगे इंशाल्लाह. And three, you have to name three people. थ्री. आई कोई थिंक ऐसी personality, you know. अच्छा अच्छा पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं. अच्छा तो टॉम क्रूज आई गेस. अच्छा. ठीक है. एंड एक तो मैं हो गई ना टॉम हाँ, क्रूज के टॉम साथ. क्रूज के And साथ. who is the third one? अब समझ नहीं आ रहा क्योंकि अब इट्स बीन लॉन्ग टाइम कि मैंने कोई यानी इस तरह का इस तरह रैपिड से फायर किया है. हाँ, सोचा नहीं, इसीलिए हमने कहा आज आपका थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा घुमाए. Okay. A superpower you would love to have. Superpower. यार सुपर पावर आई वांट टू गिव टू द सोसाइटी in terms of You're already giving it. yeah, but it is not my superpower yet. I am struggling. I wanted to give, whatever I'm having. You want the perfection. Yeah. Okay. The strangest food you have ever tried. Strangest food, I guess, sushi. Same answer. I don't like sushi. मतलब Even आपने किसी को सजा देनी है ना तो सुशी खिला लो. मेरी I mean, मुझे सजा देनी है तो मेरी एक फ्रेंड थी गल्फ में, बहुत शौक होता है फिलिपीनियंस का, बहुत अच्छा. उन्होंने कहा कि लेट्स गो फॉर सुशी. मैंने कहा अच्छा. तो जब मैंने सुशी देखी तो मुझे तो वैसे ही नॉजियस फील होना शुरू हो गया उसको. तो उसने कहा वेट आई विल ऑर्डर फॉर यू अ फ्राइड सुशी सो यू विल नॉट बी हैविंग दैट सिकनेस. मैंने कहा अच्छा चलो वो भी कर लो. एंड उसने वो फ्राइड sushi try की थी वो. that was comparatively better. Better. But, yeah. Okay. If your life had a movie title, what would it be? I think so. Empower I. Empower, right? Very nice. One thing you always carry in your bag. Yeah, perfume. Perfume. A quote you live by. I guess empowering other to believe. Okay. The best advice you have ever received. I think so. I always admire my mother and father to make me punctual and organized in your life. That's Okay. The most fearless thing you have ever done. सोचना पड़ेगा यार क्या मैंने किया. Jumped into that. Jump back to the Pakistani cultural environment. Okay. One word to describe your 2025 vision. My 2025 vision is to, I guess, I want to see myself in a position in which I can take decisions to improve the society. Yes. Okay. अच्छा, कभी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया कि आपको लगा कि अच्छा रैपिड फायर खत्म हो गया हमारा सेशन, अब हमारे क्लोजिंग क्वेश्चंस हैं कुछ. ठीक है, आप पानी पी सकते हैं. जी बिल्कुल, आप पी सकते हैं पानी. कभी आपको ऐसा लगा अपने प्रोफेशनल या पर्सनल जर्नी के अंदर कि आई कैन नॉट डू इट, बस अब मुझे रुकना है, मैं नहीं कर सकती, छोड़ना है, गिव अप के लिए कभी ऐसा आपको कोई ऐसा लम्हा आता है ना इंसान का? बिल्कुल ऐसा लम्हा अच्छा, आया. लम्हा आया और वो कितना आसान है या उसमें से निकलना कितना मुश्किल है, या वो उसमें से निकलना कितना आसान है, आप इसके बारे नहीं, में बड़ा अच्छा रहा आपने क्वेश्चन किया. मैं इससे बिल्कुल रेलिवेंट आपके साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मैं गल्फ में थी तो 10 साल हो गए थे मुझे वहाँ पे, और मैं टीचिंग भी कर रही थी और मैं क्वालिटी एश्योरेंस पे भी काम कर रही थी. लेकिन कंफर्टेबल लाइफ भी थी, आपको पता है वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था. लेकिन कुछ ऐसी वजूहात थी कि मैं उसको स्टॉप करना चाहती थी. कुछ ऐसी रीजन थी जो मैं नहीं बताना चाहती. तो मेरे लिए डिफिकल्ट, बिकॉज एक एस्टैब्लिश्ड हम थे, फैमिली वाज एस्टैब्लिश्ड ओवर देयर, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक दैट डिसीजन फॉर अ गुड कॉज. मैंने वो डिसीजन लिया था, और मेरे बच्चे तो दोनों वहीं पे उनकी ब्रॉट अप हुई है, बेटी तो वहीं पे पैदा हुई थी. तो जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो
मेरे बच्चों ने तो बिल्कुल शुरू में क्योंकि जो बच्चे वहां पे एक्सेप्ट नहीं पैदा कर होते पाए, एक्सेप्ट मेंटली नहीं किया नहीं बिल्कुल करते। भी, और मुझे 2-3 साल काफी स्ट्रगल करना पड़ा, बिकॉज एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो फूड टेस्ट उनको वो वाला डेवलप ही नहीं हुआ हुआ था कि जो कि पाकिस्तान का होता है, वो बिल्कुल नॉन स्पाइसी और ये वो सब चीज़ें थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कर करके ना आप यूज टू हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को इतना फ्लेक्सिबल किया अडेप्टेबिलिटी है। रखी हुई है एग्जैक्टली इंसान के फिर अंदर। फिर बच्चों के साथ फिर मैंने उनको उन उन चीज़ों पे जो है ना वो करना, एडजस्ट करना शुरू कर दिया कि जो कि उनको वहाँ पे अच्छा लगता था। फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ फूड हो गया, इन टर्म्स ऑफ लिविंग हो गया, इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स हो गए, जो भी उनको था उसको कंपैरिजन मैं बताती थी हमेशा। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब वो भी मेरी बस हो गई, बिकॉज द टाइम इज मूविंग टुवर्ड्स द ब्रेस्ट स्टेज ऑफ जो हालात चल रहे हैं। अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में भी बेहतर हालात हों, इंशाल्लाह। क्योंकि कितने ज़्यादा आपको पता है लोग जो हैं छोड़ के जा चुके हैं, ऐसा ही है। और कितने लोग रिग्रेट कर रहे हैं कि हम क्यों आए हैं यहाँ पे। जी, तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के इंशाल्लाह हालात अच्छे हों, और लोग जो है इंशाल्लाह। कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारना शुरू करें यहाँ पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। होंगे जरूर। आप एक ख्वाब देखते हैं तो वो फिर अल्लाह बिल्कुल। ताला उसको हकीकत हाँ बनाता ही है। बिल्कुल अगर हम बिल्कुल। सोचते रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव सोचते रहेंगे, लेकिन आई एक थिंक। चीज है ना राबिया, मैं समझती हूँ कि अपने मुल्क की अपनी बात होती है, हाँ, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, बिल्कुल। बिकॉज आपको जो एक सिक्योरिटी फीलिंग, आपकी सिक्योरिटी के अलावा फीलिंग ऑफ फ्रीडम, अटैचमेंट, हाँ। फ्रीडम जो है ना वो आप, मैं समझती एंड हूँ यू कि आर द फर्स्ट सिटीजन इन योर एग्जैक्टली। कंट्री। बाहर तो आप जितने मर्जी कर लो गुलाम ही रहते हैं, आपको कभी भी जो है ना वो स्टेटस मिलता ही नहीं है, चाहे आप जितनी मर्जी ब्रिटिश नेशनल हो जाए या अमेरिकन नेशनल हो जाए, लेकिन पहचाने तो आप अपने रूट से ही जाएंगे ना। तो पाकिस्तान आके ना आपको ये फीलिंग्स नहीं होती, मेरे ख्याल में पाकिस्तान आके आपको लगता है कि दिस इज योर कंट्री। हाँ, आई बिलोंग। हाँ, आई बिलोंग टू। अच्छा, अब मुझे बताइए, आपने जैसे अपने स्ट्रगल्स की बात की, फिर चैलेंजेस की बात की, फिर आपने उसको जो ओवरकम किया, आपका पूरा एक हमने जर्नी देखा इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर। वो स्ट्रेंथ आपको कहाँ से मिलती है, जो जो आप दूसरों को एम्पावर करती हैं वो, किसी को एम्पावर करने के लिए भी तो, जैसे आपने कहा कि खुद को एम्पावर करना जरूरी है, बिल्कुल। तो क्या उसमें आपके फेथ का, आपके ईमान का कितना इसमें हाथ बहुत है? ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं तो ये समझती हूँ कि हम्म। स्पिरिचुअली आप रूहानी तौर पर आप जितने स्ट्रांग होंगे ना, आपकी मोटिवेशन उतनी ज्यादा होगी। एक चीज जो है ना वो मैं समझती हूँ और इस पे जो है ना स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जो लिखा है ना, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो कॉन्टेंटमेंट, आई आपको थिंक, सेटिस्फेक्शन वहीं पे मिल मिल जाती है। जाती है, बिल्कुल। और बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पे मुझे रिजेक्शन अगर मिली है या मेरा फेलियर हुआ है, तो अगर आप ये समझ लें एक लम्हे के लिए कि ये फेलियर आपके आने वाली जिंदगी के और बुरे लम्हात को बचाने के लिए है, तो आपको उससे मोटिवेशन मिल जाती है। दिस इज योर स्ट्रेंथ एक्चुअली। बिल्कुल। ऐसे होता है। आज जो डॉक्टर हुमैरा इतनी डिग्रीज और इतने हैट्स आपने सक्सेसफुली पहने हुए हैं, आज की हुमैरा को अगर बचपन की छोटी हुमैरा देख रही हो तो वो क्या कहेंगी? मैं यही कहूंगी कि काश मुझे वो बचपन दोबारा मिल जाए, ताकि मैं अपनी जो स्ट्रीम लाइन जो है वो ठीक कर सकूं। क्योंकि मैं बाय नेचर जो हूं ना, आई एम वेरी, यू कैन से आर्टिस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई एम वेरी नेचर लवर। और अगर अभी ऑप्शन मिलती ना, तो मैं डेफिनेटली आई वुड बी इन दैट सम आर्टिस्ट, पेंटिंग में कर रही होती या कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह कर रही होती, बिकॉज आई थिंक आई एम वेरी क्रिएटिव You इन have an artistic mind. एग्जैक्टली आर्टिस्टिक माइंड। अच्छा, कोई एक ऐसी एडवाइस ऐसे लोगों के लिए जो अपना बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है राबिया आपका। क्योंकि मेरी कंपनी का एक्चुअली पर्पस ही यही है कि लोगों को गाइड करना, और जिन्होंने अगर पाकिस्तान में शुरू करना है अपना बिजनेस, तो सबसे पहले ये समझ लें कि उन्होंने इस बिजनेस को कब कहाँ तक लेकर जाना है। ठीक है ना, अगर उन्होंने 1 महीने के लिए करना है, पहले तो ये अपने माइंड पे ये कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होना चाहिए ना कि आपने इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म लेकर चलना है, शॉर्ट टर्म लेकर चलना है, या आप इसको एज अ हॉबी ले रही है। ठीक है ना, तीनों के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर आपने समझा कि वाकई आपने जिंदगी में कुछ करना है, ब्रांड बनाना है या कंपनी चलानी है, तो यू हैव टू स्ट्रीमलाइन योरसेल्फ इन अ लीगल फॉर्म। अपने जो है लीगली जो है वो अपना बिजनेस को इस्टेब्लिश करें। जो फॉर्मेलिटी होती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये वो सब चीज़ें करें, अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलना है। अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए लेकर चलना है, तो उसकी भी ऑप्शन है पाकिस्तान में
कि आप एज अ सोल प्रोप्राइटर जो है वो कोई भी काम शुरू कर दें। उसके लिए आपको कंपनी रजिस्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप सिंपल बैंक में एक अकाउंट खोल लें, अपना एनटीएन लें, देन यू विल बी सोल प्रोप्राइटर। और इस तरीके से आप अपनी कंपनी या अपना बिजनेस छोटा मोटा जो ख़वातीन घर बैठ के शुरू करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। अगर आपने इसको एज अ हॉबी लेना है सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, एंजॉय योर लाइफ एंड ले लो, 1-2 महीने के लिए देख लो। इफ़ यू थिंक दैट इन दैट परस्पेक्टिव अगर आप समझते हो कि ये आगे चल जाएगा, then you can transfer that you can transfer that hobby into your profession in terms of your venture or company or something like that. अच्छा, अब आखिरी आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, वो ये है कि आप हमारी जो ख़वातीन हैं जो इस वक्त आपको देख रही हैं और वो मदरहुड के साथ साथ अपने प्रोफेशनल जर्नी को भी जारी रखना चाहती हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? राबिया, एक्चुअली मैंने पहले भी ये चीज़ मेंशन की थी कि उनको ना किसी भी चीज़ का देखो सोल्यूशन होता है। प्रॉब्लम जब होता है तो उसका सोल्यूशन हमेशा होता है। तो प्रॉब्लम को आपको प्रॉब्लम नहीं रहने देना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि हम ना कोई भी चैलेंज होता है तो हम उसको, अगर हमारे अंदर थोड़ी बहुत भी कोई एबिलिटी होती है तो हम उसको एक एज ए एक्सक्यूज़ के तौर पर ले लेते हैं। यार हम करेंगे तो यार ये हमारे सारे मसले मसाइल सामने हमारे आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल में कि ये इंसान के अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप उस होराइजन से बाहर निकलना चाहते हैं और आप कुछ बनना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आई थिंक सो जो भी ख़वातीन देख रही हैं या कुछ जो लड़कियां हैं वो कुछ करना चाहती हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि पहले वो अपनी लड़कियों के लिए स्पेशली मैं कह रही हूँ कि वो अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, क्योंकि एजुकेशन जो है ना इट्स द फर्स्ट स्टेप एंड की टूवर्ड्स योर प्रोफेशनल लाइफ। जब तक आप एजुकेशन आपके पास नहीं होगी, हाउ यू आर गोइंग टू ऑपरेट ऑल दीज थिंग्स। तो ये आपके पास एक आपकी स्ट्रेंथ होती है एजुकेशन। आपको अपने आप को इक्विप करना चाहिए पहले एजुकेशन से, जिसमें भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में तो अब पेरेंट्स की तो कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रही है। अब बच्चे तो जो मर्जी करना चाहते हैं घर बैठ के भी वो कर लेते हैं। तो अपने आप को उस नॉलेज से, उस एजुकेशन से आपको इक्विप करना चाहिए। लड़कियों के लिए कह रही हूँ कि वंस यू थिंक दैट यू आर एक्सपर्ट इनफ इन दिस थिंग्स, सो इट्स योर चॉइस टू गो फॉर अ जॉब और टू गो फॉर अ बिजनेस। ये आपकी अपनी मर्जी है। आजकल तो आप देखते हैं आए दिन सोशल मीडिया में छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जो है फ्रीलांसिंग कंपनी शुरू की हुई है, ऑनलाइन बैठ के काम कर रहे हैं। इतना इजी हो गया हर चीज़ फैसिलिटी से। आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हो गई। हमारे पास तो हमारे वक्तों में तो ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, ख्यालों में भी नहीं था। हमारे पास तो 2 सेक्टर प्रोफेशन थे, या हमने डॉक्टर बनना था या हमने इंजीनियर बनना था। तो कोई हार्डली, मुझे याद है कि जब मैंने मास्टर्स किया था बिजनेस में तो उस वक्त तो हार्डली कायद आज़म यूनिवर्सिटी होती थी और तो कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं होती थी जो MBA करवाए। अब तो हर स्ट्रीट में जो है वो, हर गली में जो है वो यूनिवर्सिटी होगी। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल कोई एक्सक्यूज लड़कियों के पास या किसी और के पास होना ही नहीं चाहिए। तो इन सब चैलेंजेस को आई थिंक सो यू हैव द सॉल्यूशन विद यू, इक्विप योरसेल्फ विद द एजुकेशन एंड उसके बाद परस्यू योर गोल अकॉर्डिंगली। अगर आप IT में कर रहे हो, बैचलर्स कर रहे हो, अगर आप बिजनेस में कर रहे हो, अगर आप फैशन में कर रहे हो, अगर आप फार्मेसी में कर रहे हो, सो टेक योर दैट एजुकेशन इनटू द प्रोफेशन एंड मेक इट एज अ बिजनेस। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमैरा, बहुत ही मज़ा आया हमें और हमने बहुत कुछ आपसे सीखा। आई होप कि जो लोग देख रहे हैं आज ये पॉडकास्ट वो भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि किसी फेलियर से गुजर रहे हैं या उनकी लाइफ में कोई चैलेंजेस हैं या वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको आज बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी। तो आज हमारा जो ई स्टेशन का स्टॉप था, यहाँ से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, और ज़रूर अपनी सजेशंस भी दीजिएगा। और डॉक्टर हुमैरा से आपने क्या सीखा ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।